हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मोहम्मद सुलेमान खान जी हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे से रिक्वेस्ट किया था एक लेक्चर के लिए, एंड दैट वाज ऑन बॉमन्स स्ट्रैटेजिक क्लॉक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है और मैं आज उसी के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक यू सुलेमान जी, आपने ये टॉपिक पूछा और मैं उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगा पूरे डिटेल में। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर आप भी मुझसे कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगा और मैं अपने सारे नोट्स को आज के डेट में अपने नोट्स मास्टर प्लान में इंक्लूड करता हूँ, जो कि आप चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, एंड विच इज़ जस्ट फॉर 399। और उसमें 500 से भी ज़्यादा प्लस पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चीज का। तो 1996 में इकोनॉमिस्ट ब्राउमैन एंड फॉकनर, इन्होंने मिलकर के पॉटर के कंसेप्ट को, जो पॉटर ने अपना मॉडल दिया था, तो पॉटर ने बेसिकली बताया था कि भाई आप किसी भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव कैसे रह सकते हो, राइट। उन्होंने बहुत ही जेनरिक स्ट्रैटेजीज बनाई थी, पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी। और बाद में उसी स्ट्रैटेजी को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं उसको री इमेजिन किया और एक नया मॉडल बनाया। अब पिछले वाले मॉडल में इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो पोर्टर का मॉडल है वो बहुत ही जेनरिक है और वो कुछ कुछ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है। एंड दैट इज वाई इन्होंने अपने मॉडल में 8 पोजीशंस बनाई, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो बेस है ना वो तो पॉटर मॉडल ही है, ठीक है। लेकिन पॉटर मॉडल को लेकर इन्होंने आगे उसको एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने ये बताया कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड परसीव्ड वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है और उसके बेस पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, राइट। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बात की। इन्होंने कहा द मॉडल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 8 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, और बेसिकली ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। अराउंड अ सर्कल, एक सर्कल की तरह क्लॉकवाइज मूव करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉमन्स स्ट्रैटेजिक क्लॉक, राइट। तो इन्होंने इसका जो पूरा नाम रखा वो रखा बॉमन स्ट्रैटेजिक क्लॉक। और ये क्लॉकवाइज रन करता है। इसकी 8 पोजीशंस होती हैं, हम सारी आठों की आठों यहाँ पे समझेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी 8 पोजीशंस हैं कौन कौन सी। तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है, देखो। सबसे पहले लो प्राइस लो प्रॉफिट, उसके बाद लो प्राइस, उसके बाद हाइब्रिड, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद फोकस डिफरेंशिएशन, फिर रिस्की हाई प्राइसिंग एंड मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग, एंड लास्ट में मार्केट शेयर लॉस। तो ये इसकी टोटल 8 पोजीशंस हैं। और अगर आप इसको देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इसके, तो आप क्लियरली देख सकते हो, एक साइड पे प्राइस है, एक साइड पे परसीव्ड वैल्यू है, नीचे लो है और ऊपर हाई है, राइट। तो प्राइस के कंटेक्स्ट में ये लो से हाई की तरफ बढ़ता है, ऑन द अदर साइड परसीव्ड वैल्यू में भी ये लो से हाई की तरफ जाता है। तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑप्शन, एंड दैट इज कॉल्ड लो प्राइस लो प्रॉफिट, ओके। पोजीशन 1 की बात करते हैं। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने आप को compete कराने के लिए विलिंगली अपने आप को पोजीशन कहाँ पे करती हैं कि बिल्कुल ही लो प्राइस लो प्रॉफिट वाला ब्रैकेट में। मतलब उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते, राइट। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल अवेलेबल है, हर जगह मिल सकते हैं आपको, ऐसा कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है जो उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। इसी वजह से ये किस चीज पे प्ले करते हैं, ये प्ले करते हैं प्योरली लो प्राइस पे, कि हम अपने प्राइस को इतना कम रखेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अगर कम होता है तो वो भी चलेगा, लेकिन हम अपने प्राइस को इतना कम रखेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा अपनी सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाने में। और अल्टीमेटली जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, हमेशा नए नए कस्टमर आते रहेंगे, तो उस वॉल्यूम से हमें फायदा होगा, राइट। तो गेम पूरी सिंपल है कि प्रॉफिट को कम रखना है, प्राइस को भी कम रखना है और अल्टीमेटली वॉल्यूम को बढ़ाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। द सिचुएशन अराइजेज व्हेन द प्रोडक्ट्स आर ऑफ लोअर क्वालिटी। जनरली जो प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं वो कोई बहुत ऐसे डिफरेंशिएटेड या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होते, जनरली लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। और कंज्यूमर भी इनके पास इसीलिए आता है क्योंकि उनको अट्रैक्टिव प्राइसेस चाहिए होते हैं, राइट। इट इज अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम विच कंपनी शुड एस्केप एट ऑल द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो ज्यादातर कंपनीज जो फर्स्ट लेवल पे स्टार्ट कर रही हैं अपना बिजनेस, वो इस वाले स्ट्रैटेजी में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये वॉल्यूम की गेम है, ठीक है। आपको बड़ा स्टोर चाहिए होगा, बहुत सस्ते में प्राइस करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे यूएस कैनेडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा डॉलर ट्री, एक ब्रांड है, या डॉलर रामा, ये ब्रांड, इनमें हर सामान आपको $1 $2 से, $1 से लेके $5 के अंदर अंदर ही आपको सारा सामान मिल जाता है, राइट। आप कुछ भी लेना चाहो आप यहां से ले सकते हो इसी प्राइस पे, ठीक है। अब उनके पास क्या है, बल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और लो प्राइस पे होती हैं, इसलिए वॉल्यूम में लोग आते हैं और आके वहां से सामान खरीद लेते हैं, राइट। तो पहला पोजीशन हो गया लो प्राइस लो प्रॉफिट।
मूविंग ऑन टू द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड लो प्राइस। अब लो प्राइस क्या है? कंपनीज कंपीटिंग इन दिस सेक्टर आर कॉस्ट लीडर्स। ये वो कंपनीज हैं जो प्योरली इनका फोकस लो प्राइस के ऊपर है और ये कॉस्ट में लीडर होते हैं। ठीक है, कॉस्ट में आप इनके साथ टक्कर ले ही नहीं पाएंगे। दे हैव मास्टरफुली बैलेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग द प्राइस टू द मिनिमम, ऑफरिंग लोअर मार्जिन विद हाई वॉल्यूम्स। तो गेम ऑलमोस्ट पिछले वाली की तरह सिमिलर है कि यहां पर भी क्या होगा, प्राइस को कम रखना है, मार्जिन अपने कम होते हैं कोई बात नहीं, बट हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, बहुत सिंपल है। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय दीज फर्म्स आर इनएक्सपेंसिव। पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट वाले में भी बताया था कि ये कंपनीज वो कंपनीज है जो अपनी प्राइस को सस्ते में देती है। कोई डिफरेंशिएशन एज सच नहीं होता। जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार तो इनके खुद के ही ब्रांड होते हैं, लेबल प्राइवेट लेबल्स होते हैं इनके खुद के। द लोअर प्राइस स्ट्रैटेजी फेवर लो कॉस्ट सेगमेंट लीडर्स फोकसिंग ऑन कॉस्ट। इनका मेन फोकस क्या है? कॉस्ट को कम रखना। अगर ये अपने कॉस्ट को कम रख पाएंगे, चीजों को एक्वायर करेंगे सस्ते में, तो जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं, चीप प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा हम वॉल्यूम में प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही कम कॉस्ट पे उस चीज को बना पाएंगे और उस कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा। तो उस कॉस्ट का बेनिफिट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। दिस इज स्ट्रैटेजी ऑफ अ डिस्काउंट कंपनी। जितनी भी कंपनीज ऐसी हैं जो काफी डिस्काउंट देती है, हैवी डिस्काउंट देती है, आपको कहती है 90% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, उनका मॉडल यही होता है कि वो आपको मोस्ट प्रोबेबली चीजों को सस्ते में देती है और वो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है कि इस तरह के मार्केट में जहां हर चीज महंगी है, वहां आप हमारे पास आओ और हम आपको सस्ते में वो चीज ऑफर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल वॉलमार्ट हो सकता है इजीली, क्योंकि वॉलमार्ट काफी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट लीडर है। जनरली अपनी एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को वॉल्यूम में चीजों को बेचता है और वॉल्यूम में ही एक्वायर करता है, जिससे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में उसको फायदा मिलता है। अगर हम पोजीशन 3 की बात करें, जो कि हाइब्रिड मॉडल है एक तरह का, मॉडरेट प्राइस मॉडरेट डिफरेंशिएशन। अब इसकी बात करें तो हाइब्रिड इंक्लूड्स दोज स्टोर्स एंड ब्रांड्स दैट हैव कन्विंस्ड द बायर ऑफ रीजनेबलनेस। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक ऐसी जगह कस्टमर के माइंड में अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि भाई हम तो बहुत ही जेन्युइन ब्रांड है। ठीक है, हम बहुत ही रीजनेबल ब्रांड है, हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें कस्टमर की लॉयल्टी आपको मिल जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, आपकी क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, तो कस्टमर बार बार आता है, उसको ऐसा लगता है कि यहां से हमें वैल्यू मिल रहा है, रियल वैल्यू मिल रहा है। द सेल्स वॉल्यूम हियर इज टिपिकली लोअर देन द प्रीवियस सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्स की वॉल्यूम ऑब्वियसली पिछले वाले से कम होती है, राइट। द कंपनी ट्राई टू स्टैब्लिश, और यहाँ पर कंपनी अपने आप को एक रेपुटेशन बनाना चाहती है, अपना एक ब्रांड बनाना चाहती है, जो ये आपको बता सके दैट वी आर एट फेयर प्राइस। हम बहुत ही फेयरली प्राइस्ड हैं, हमसे आप लेके जाओ, आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा और सस्ते में मिलेगा, नॉमिनल प्राइस पे मिलेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सेगमेंट कुड बी आइकिया। जैसे आप आइकिया के एग्जांपल ले सकते हो, जो आइकिया का पूरा आप देखोगे तो उसकी ब्रांड लॉयल्टी भी हाई है। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी उसके ठीक होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, रीजनेबली प्राइस्ड होता है। ठीक है, और लोगों में एक अच्छा खासा लॉयल्टी, और लोगों के माइंड में ये आ चुका है कि आइडिया एक मॉडर्न फर्नीचर बनाता है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे बनाता है। तो लोगों को लगता है भाई इससे भी अपना काम हो सकता है, तो क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी इज हाईली इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। कंपनी को क्लियरली पता होता है कि हमें अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, और उसी वैल्यू के बेस पे वो अपना प्राइस भी आगे पीछे कर पाते हैं। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर हम पोजीशन 4 की बात करें, जो कि डिफरेंशिएशन है, जो कि काफी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है मार्केट में, उसके बारे में बात करते हैं। और इसको पोर्टर ने भी अपने मॉडल में क्लियरली बताया था कि कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो उनका पूरा फोकस एक परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाने की तरफ होता है, कि हमें अपने कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू बढ़ाना है। एंड वो कैसे किया जा सकता है? ब्रांड बना के। बहुत सिंपल है, ब्रांडिंग पे पूरा फोकस करो। ब्रांडिंग करोगे तो लोगों को ऐसा बिलीव होने लगता है कि ब्रांड इतना अच्छा है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका प्राइस भी अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंशिएटेड है, तो लोगों में एक यूनिक वैल्यू क्रिएट होती है उस ब्रांड को लेकर के। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल एप्पल है। एप्पल ने काफी सालों तक डिफरेंशिएशन पे बहुत स्ट्रांगली फोकस किया है कि फ्लैगशिप इन इनोवेशन रहेगा हमारा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजीज हमारी कट थ्रोट होगी, हम मार्केट में लीडर बनेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इमेज, राइट। बट पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं एप्पल को भी दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज ऑफ द टेक स्पेस। वो इतना क्राउडेड हो गया है, चाइनीज कंपनीज बीच में आ गई हैं, सैमसंग अच्छा रन फॉर द मनी दे रहा है एप्पल को कहीं ना कहीं। बट स्टिल अगर अभी भी आप देखोगे, जब एप्पल का कोई प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो एक
एक कहते हैं ना, लोगों में एक अलग लेवल का क्रेज देखने को मिलता है, लोग जाके सुबह से लाइनों में लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इमेज जो उन्होंने बना रखी है इतने सालों से, वो लोगों में एक कहीं ना परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई देती है। उनको ये लगता है एप्पल बना रहा है तो अच्छा ही बना रहा होगा। टू ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंपनी आइदर रेज द प्राइसेस और सस्टेन देमसेल्फ थ्रू हायर मार्जिन। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट काम कंपनीज करती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने प्राइसेस को बहुत बढ़ा देती है। आप देखोगे एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम कैटेगरी में सेल करता है। नाइक का भी यही सिचुएशन है, नाइक भी अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रीमियम कैटेगरी में रखता है। ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका ये सोचना है कि भाई जितना हम प्रीमियम कैटेगरी में प्राइस करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि यार क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जैसे रीबॉक है। अब रीबॉक क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जिसमें लोगों को लगता है कि भले ही प्राइस इसका कम है बट इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, वो वैल्यू अच्छा ऑफर करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज नॉट ओनली अबाउट हाई प्राइसिंग। ये हाई और लो दोनों जगह हो सकता है, बट इसमें जो मेन गेम है वो है परसीव्ड वैल्यू की, कि लोगों को वहां वैल्यू लगती है या नहीं लगती उस चीज की। अगर लोगों को लगता है हाँ यार इसकी तो वैल्यू है, तो डेफिनेटली लोग उसको खरीदते हैं, चाहे वो लो प्राइस है चाहे वो हाई प्राइस है। पोजीशन 5 की बात करें, दैट इज अगेन फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस्ड डिफरेंशिएशन मतलब डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स, हाई परसीव्ड वैल्यू, हायर प्राइसेस। लिटरली वो ब्रांड्स जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फोकस करते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर, उनका पूरा जोर रहता है। और इसमें एक लग्जरी के सारे ब्रांड्स, रोलेक्स वॉचेस हो गए, ठीक है, जिनका बहुत नाम है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड इमेज को इतना डिस्टिंग्विश कर रखा है कि एकदम प्रीमियम प्राइस कर लेते हैं कस्टमर से, स्टेटस के साथ लोगों को जोड़ते हैं। उसमें फंक्शनैलिटी का कोई रोल ही नहीं है, उसमें मेन रोल जो है वो है स्टेटस का। ठीक है, तो लोग उस एस्पायरिंग ब्रांड्स को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, वहां पे फंक्शनल वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती। और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं, क्रिस्टियन डियोर हो गया, या जैसे गुची हो गया, लुइस विटॉन हो गया, या रोल्स रॉयस हो गया, ये सभी ब्रांड्स इसी तरह के सेगमेंट में काम करते हैं। इनका बहुत हाई मार्जिन होता है प्रोडक्ट के ऊपर, एंड इसी वजह से इनके कस्टमर चाहे कम भी होते हैं लेकिन तब भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है, बिकॉज इन्होंने अपने ब्रांड को एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड बनाया है। वो ब्रांड ऐसे हैं जो लोगों में हमेशा एस्पिरेशनल रहते हैं, लोगों में हमेशा एक चाह रहती है कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा हम इन ब्रांड्स को लेना पसंद करेंगे। अब हम पोजीशन 6 की बात करते हैं, विच इज हाई प्राइस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और रिस्की हाई मार्जिन। राइट, अब यहां पर हम क्या होता है, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस कंपनी समटाइम्स टेक रिस्क। कई बार कंपनीज अपना रिस्क लेती हैं, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्राइस विदाउट इंक्रीजिंग द परसीव्ड वैल्यू। कहती वैल्यू में कुछ भी नहीं बढ़ाती लेकिन प्राइस बढ़ाती जाती है, जैसे एप्पल कर रहा है अभी। अभी एप्पल के साथ यही हो रहा है कि वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं हर बार, लेकिन क्या लोगों को वैल्यू नजर आती है उस चीज में? लोगों को लगता है कि परसीव्ड वैल्यू तो कुछ बढ़ नहीं रहा यार, फिर भी वो प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। राइट, if consumer continue to buy services or product at such higher prices, the profit can go high. Obviously अगर इस प्राइस पे भी अगर कोई बिना वैल्यू ऐड किए अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद लेता है तो आपको कितना फायदा होगा। राइट, ऑन द अदर साइड इफ द कंज्यूमर डू नॉट एक्सेप्ट इट, अब यहाँ पर रिस्क है कि अगर कंज्यूमर को लगा नहीं भाई इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं है, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, बस नाम के लिए एक नया सीरीज लॉन्च कर दिया बट उस सीरीज में कुछ एक्चुअली में नहीं रखा, तो क्या होगा? आपके जो मार्केट शेयर है वो नीचे आएगा, आपकी ब्रांड की वैल्यू नीचे आएगी कहीं ना कहीं। तो इसका कुछ ये एक रिस्की गेम है, कई बारी बिक जाता है, कई बार नहीं बिकता। और अक्सर आप देखोगे कोई सीरीज चल रहा होता है, जैसे अभी सैमसंग का सीरीज टैबलेट में मैं देखता हूँ, जैसे S9 अल्ट्रा आया था तो कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएटेड है। जब S10 अल्ट्रा आया अगर आप देखो तो मार्केट उसकी तो मार्केटिंग भी नहीं की कंपनी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं S9 अल्ट्रा और S10 अल्ट्रा में इतना कोई मेजर डिफरेंस ही नहीं है जिसके बारे में कुछ बात हो। राइट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कुछ नया चीज लेकर आ रहे हो तो उसमें कुछ एडेड वैल्यू तो होनी चाहिए ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग कई बार लगता है ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कई बारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, और बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है, अगर देखा जाए तो ये वाली स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े टाइम के लिए कंपनीज को यूज करती है, क्योंकि थोड़े टाइम तक ही आप कहते हैं ना कंज्यूमर को आप बेवकूफ बना सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि भाई आप कुछ वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ प्राइस बढ़ा रहे हो, तो उस सिचुएशन में खरीदना बंद कर देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करो। जो ब्रांड इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करता रह जाएगा उसका सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम होगी, उसका मार्केट शेयर डाउन होने लग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर एक आध प्रोडक्ट ऐसा कर भी दें बट फटाफट हम फिर अपना मेन प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आए। पोजीशन 7 की बात करें, हाई प्राइस लो वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, द कंपनी वर्क्स ओनली इफ द कंपनी हैज अ मोनोपोली पोजीशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी की एकदम मोनोपोली है मार्केट में, तभी ऐसा हो सकता है, वरना लोग लेंगे ही नहीं। अगर मोनोपोली मतलब कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, तो आपको जो मिलेगा आप तो वही लोगे ना यार, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू बहुत लो मिल रही है फिर भी आप हाई प्राइस पे करने के लिए मजबूर हो गए हो क्योंकि मिल नहीं रही आपको, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मिल नहीं रही थी, तो लोगों वो चाहे उसका वैल्यू कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग उसको कहीं ना कहीं लेने के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको मिल नहीं रही वो चीज। इन 1990s माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द ओनली वायबल ऑप्शन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट चेंज द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एज cost for the license and subsequently the European Union fined Microsoft citing the antitrust। अब इसका एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एग्जांपल में क्या हुआ कि विंडोज ने कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइबल कॉस्ट ऐड कर दी अपने लाइसेंस में और उसके प्राइस लोगों से चार्ज किए, और बाद में जब यूरोपियन यूनियन को इसके बारे में पता चला तो उनको पता चल गया भाई आपने तो एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन को ब्रेक किया है, उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप कहते हैं ना कि कोई भी प्राइस अगर बढ़ा रहे हो वो जस्टिफाइबल तो होना चाहिए ना, इट शुड बी विद इन द रूल। However, achieving a monopoly position in the market economy base beside the market balance of monopoly, अब ऑब्वियसली इसमें होता क्या है, इसमें होता ही है कि चूंकि आपकी मोनोपोली पोजीशन है, उस समय भी क्या हो रहा था कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के पास एक तरह से विंडोज एक पूरी तरह से मोनोपोली प्रोडक्ट था, हर कंप्यूटर में विंडोज है। तो होता क्या था कि कुछ लोगों के पास चॉइस नहीं है, तो अगर प्राइस बढ़ भी रहा है, सिंस चॉइस नहीं है तो लोग उसको बाय करते हैं। पोजीशन 8 की बात करते हैं जिसका मतलब है लो वैल्यू और स्टैंडर्ड प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि द मार्केट शेयर लॉस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स विद लो परसीव्ड वैल्यू बट डिस्प्रोपोर्शनेट विद हाई प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एनी कंपनी जो ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है उसका अल्टीमेटली क्या होगा, पिछले वाली स्ट्रैटेजी में क्या होगा, प्योरली मार्केट शेयर लूज होना है उसका, क्योंकि कभी ना कभी फिर लोग पे नहीं करेंगे। बट इफ योर प्रोडक्ट हैज लो वैल्यू द ओनली वे टू सेल इट एट लोअर प्राइस। तो ऑब्वियसली जो राइट कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या है कि अगर प्रोडक्ट का लो वैल्यू है तो आप लो प्राइस पे बेचो, सिंपल। बट जैसे आप सुपर स्टोर्स में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, जो ब्रेड है मान लो वो खराब होने वाला है, राइट, तो आप उसको डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर देते हो, राइट। कोई रेडीमेड सैलेड है वो भी इवनिंग तक खराब हो जाएगा तो आप उसको भी कम प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हो। इवन इन दिस केस दे कैन फाइंड अ बायर नॉट टू बी रिटर्न ऑफ। तो अगर उसको फेंकने, अब इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि उसको फेंकने से तो बेटर ये होगा कि बायर उसको खरीद के ले जाएगा, चाहे आप कुछ प्राइस पे ही बेच दो उसको, एटलीस्ट खराब ही होता बट यहाँ पे कम से कम सेल आउट तो हो जाएगा ना। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ दैट ब्लैकबेरी देन द मार्केट लीडर मोबाइल फोन मार्केट ट्राइड टू परस्यू टू हाउएवर इट फेल्ड द कंसीडर द एप्पल हैज रिलीज्ड आईफोन एट ए सेम टाइम। अब हुआ क्या कि ब्लैकबेरी 2007 में बहुत अच्छा काम कर रहा था, अच्छा खासा मार्केट फोन उसका मोबाइल फोन का अच्छा मार्केट था, बट उसने ये नहीं देखा कि एप्पल ने उसी टाइम पे आईफोन को रिलीज किया, जिसकी वजह से जो ब्लैकबेरी को लेकर परसीव्ड वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं चेंज होनी शुरू हो गई। और बाद में जब गूगल गूगल ने ज्वाइन किया 2008 में, एंड्रॉयड लेकर के आया, तो पूरी तरह से ब्लैकबेरी को अपना मार्केट वैल्यू लूज करना पड़ गया। वो कहीं ना कहीं कंपटीशन के साथ आप टिक नहीं पाए क्योंकि हुआ ये कि लोगों की जो परसीव्ड वैल्यू थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो बढ़ गई, बट आप कहीं ना कहीं लोगों से हाई प्राइस करते रहे और आपने वैल्यू उस लेवल पे नहीं पहुंचाया, लोगों के पास एक अच्छा अल्टरनेटिव आ गया, राइट। The strategy of selling a low quality product or a value proposition at the price can only be effective for a short term। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप लो वैल्यू के प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे या स्टैंडर्ड प्राइस पे बेच रहे हो ना, ये थोड़े टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ये टैक्टिक काम नहीं करती। थोड़े टाइम बाद कंज्यूमर को पता चल जाता है, वो फिगर आउट कर लेता है कि भाई जितना प्राइस आप ले रहे हो वो कहीं ना कहीं ज्यादा ले रहे हो, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। और जब ये फिगर आउट हो जाता है तो कस्टमर रिपेल करने लगता है और वो उस प्रोडक्ट को कभी दोबारा नहीं खरीद। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको आटो के आटो पोजीशन क्लियर हो गई हो, क्या पर्पस था वो भी मैंने आपको बता दिया, सारी पोजीशंस एक्सप्लेन कर दी, एग्जांपल्स के साथ समझा दिया। मैं इसका पीडीएफ अपने नोट्स मास्टर प्लान में ऐड कर दूंगा तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।